आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हम बात करेंगे दरगाह हुसैन शाह वली की 1655 एकड़ कीमती वक्फ अराजी को बचाने में वक्फ बोर्ड की नाकामी पर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की अराजी की मामले में कानूनी जंग हार गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह की कीमती 1654 एकड़ अराजी को सरकारी करार दिया है। 3 अप्रैल 2012 को हाई कोर्ट ने दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की अराजी को वक्फ बोर्ड के इख्तियार में दिया था। ट्रिब्यूनल में भी वक्फ बोर्ड को जीत हासिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि टीआरएस के सरबरा के चंद्रशेखर राव अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम से कबल इस अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले करने की साबिक हुकूमत से अपील की थी। इसके अलावा असेंबली में भी केसीआर कई मरतबा वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के बुलंद बांग दावे कर चुके हैं। औकाफी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर चंद माह कबल वक्फ बोर्ड को भी सील कर दिया गया था। अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द करार देने वाली टीआरएस हुकूमत खुद वक्फ बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केसीआर का असली चेहरा मंजर आम पर आ गया है। टीआरएस की हलीफ जमात एमआईएम की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं और रियासत के मुसलमानों को टीआरएस की पॉलिसियों से क्या वाकिफ होने की अब जरूरत नहीं है। तो इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि हमने इस पूरे मामले पर तकरीबन 3-4 माह पहले डिबेट किया था कि हुसैन शाह वली वक्फ मामले पर वक्फ बोर्ड की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। हमने उसमें यह भी जिक्र किया था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक ईमानदार ऑफिसर मोहम्मद इलियास को जब वो वक्फ हुसैन शाह वली के मामले में मदद कर रहे थे वक्फ बोर्ड की, फौरन उन्हें वापस डिपार्टमेंट बुलाया गया। जिन्हें डिपुटेशन के लिए भेजा गया था उन्हें वापस बुला लिया गया ताकि सरकार ये मामला हार ना जाए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड की सही रहनुमाई हो रही थी कि इसको कैसे जीता जाए, इसका पूरा मामला है क्या। तो इस पूरे मामले पर आज हम नजर डालेंगे। एक बार आपको मैं बता दूं कि अलहदा तेलंगाना होने के बाद 77,000 एकड़ अराजी थी, जिसमें से अब 33,000 बची है। अगर हम एमआईएम हलीफ पार्टी की बात करें तो एमआईएम की तरफ से असेंबली में बारहा इस मुद्दे पर चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दिलाई गई। औकाफ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर एमआईएम के लीडर अकबरुद्दीन अवीसी ने यहां तक कह दिया कि अब जो बची जमीन है कम से कम उसकी हिफाजत की जाए, कम से कम औकाफ में जो बची जमीन है उसकी सरकार हिफाजत करे, वक्फ बोर्ड इसकी हिफाजत करे। लेकिन अब 1000 से ज्यादा जमीन अब वक्फ बोर्ड के हाथों से जा रही है और वक्फ बोर्ड अभी भी नींद में है। सुप्रीम कोर्ट से इतने बड़े फैसले के आने के बाद कह रहा है कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, रिव्यू के लिए जाएंगे। अब ऐसी क्या चीज वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में दिखाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला बदल जाएगा। इतनी बड़ी तैयारी, 10-10 वकला सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बड़ी टीम, और इस मामले में सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के लीडर है वो भी मददगार वकील के तौर पर वहां थे, वो भी इस केस को लड़ रहे थे। और हैदराबाद से, तेलंगाना से हाई कोर्ट के जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। बारहा कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड ये केस नहीं हारेगा, हमारी पूरी तैयारी है। और आज भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब का यही कहना है कि हमारे पास कागजात, तमाम कागजात हैं, मुकम्मल कागजात हैं, दस्तावेजात सारे मौजूद हैं। फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला इस तरह से आया
कि अब वो सरकार के हवाले कर दी गई, सरकार की ज़मीन बताई गई, सरकारी ज़मीन बताई गई, वक्फ की ये ज़मीन हुसैन शाह वली के तहत जो ज़मीन बताई जा रही है। हमने लगातार न्यूज़ 18 ने जब जब औकाफ के मामले में तबाही हुई उस पर हमने तवज्जो दिलाई। न्यूज़ 18 ने हालिया कब्रिस्तान के मामले में भी, जहां डबल बेडरूम के मामले को लेकर रियासत के एक वजीर दौरा करते हैं कब्रिस्तान का, उस मामले पर भी हमने तवज्जो दिलाई। कब्रिस्तान में डबल बेडरूम बनाए जा रहे हैं, वक्फ की ज़मीनों को दबोचा जा रहा है, वक्फ की तबाही लगातार हो रही है। और आपको बता दें, इस बीच सरकार ने वक्फ की हालत को सुधारने के लिए, औकाफ की तबाही को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है उसको भी सील किया था। क्या इसीलिए सील किया गया था कि इतनी बड़ी जायदाद की तबाही को आसानी से जो है उस पर काम किया जाए, और यह कहा गया था कि वक्फ की तबाही हो रही है, रिकॉर्ड को बचाया जाए। और हुआ क्या? रिकॉर्ड रूम आज भी वक्फ बोर्ड की दस्तरस में नहीं है। सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है कि हमें रिकॉर्ड रूम से कुछ दस्तावेजात चाहिए। तो यह हालत है वक्फ बोर्ड की। और ताज्जुब यह है कि पूरे तेलंगाना में औकाफ की तबाही की अहम वजह जो हम तक मालूम हुई है, एक सर्वायर है जो सर्वे करते हैं, वो एक ही है पूरे तेलंगाना में। और उसूलन होना क्या चाहिए, सरकारी तौर पर एक मंडल में 2 सर्वायर होते हैं, और जब पूरे तेलंगाना में एक सर्वायर होगा तो वक्फ की तबाही कैसे रुकेगी? क्या वक्फ बोर्ड अपने घर को पहले ठीक कर ले, फिर यह लड़ाई लड़ने के लिए निकले? और ताज्जुब यह है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वक्फ की तबाही को लेकर। वक्फ बोर्ड की तरफ से केस हारने को लेकर क्या यह लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में वक्फ की तबाही हो रही है, एक एक कर जो वक्फ बोर्ड के हाथ में है, कम से कम वो तो कर ले। और यहां तक भी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड वक्फ की जायदादों पर बोर्ड लगाने का तक अहल नहीं है। क्या वक्फ बोर्ड अपनी जायदादों पर, यह वक्फ की जायदाद है, उसका जो भी सर्वे नंबर होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो तफसीलात होती है, बोर्ड तक नहीं लगा पा रहा है। जो खुली लैंड्स है उस पर वक्फ बोर्ड तो लगा दे, कम से कम लोगों को पता चले। आम लोगों को जब पता चलेगा कि यह वक्फ की लैंड है, तो हो सकता है वो आम लोग वक्फ बोर्ड को आगाह करें कि यहां पर इस जमीन पर या इस जगह पर जो वक्फ का बोर्ड लगा हुआ है, औकाफ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है, इतला दी जा सके। नहीं, कई ऐसी जायदादें, कई ऐसी जगह है जहां पर वक्फ का बोर्ड तक नहीं है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, तफसीली बातचीत होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन वापस होते हैं। तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम शिकस्त। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह हुसैन शाह वली की कीमती 1654 एकड़ अराजी को सरकारी करार दे दिया है। 3 अप्रैल 2012 को हाई कोर्ट ने दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की अराजी को वक्फ बोर्ड के इख्तियार में दिया था और ट्रिब्यूनल में भी वक्फ बोर्ड की जीत हासिल हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया? वक्फ बोर्ड के वकला की, वक्फ बोर्ड की स्पेशल टीम की क्या तैयारी थी कि इतनी लंबी चौड़ी बहस, इतनी लंबी चौड़ी बातचीत के बाद, दस्तावेजात देने के बावजूद
ऐसी चूक कहां हो गई कि हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के मामले में जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड हार गया। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि टीआरएस के सरबराह, अहम बात देखिए, चंद्रशेखर राव अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम से कबल अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले करने की साबिक हुकूमत से अपील करते रहे। जब तेलंगाना बना, पूरा मामला अब केसीआर के हाथ में था, गेंद केसीआर के हाथ में थी, और आपने क्या किया, उसी जमीन को खिलाफ, यानी वक्फ बोर्ड के खिलाफ सरकार खड़ी हो गई। सरकार ने लड़ा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस। कैसे हो सकता है जिसकी सरकार और उसी की सरकार में वक्फ बोर्ड, और अपने ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ सरकार इतनी बड़ी कीमती अराजी के खिलाफ कोर्ट जाता है और केस जीत जाता है। थोड़ी बहुत अराजी होती तो बात समझ आती, लेकिन यही केसीआर हैं सीएम जिन्होंने कहा था कि 1 इंच वक्फ की जमीन को कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। ये अल्फाज असेंबली में थे, तेलंगाना असेंबली में केसीआर ने खासकर कहा था कि हमारी सरकार वक्फ की 1 इंच जमीन को भी किसी को कब्जा करने नहीं देगी। तो फिर क्या हुआ? हुसैन चावली दरगाह की 1654 एकड़ अराजी कैसे सरकारी हो गई? कैसे सरकारी हो गई? वक्फ बोर्ड में और ट्रिब्यूनल में जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है, और वक्फ बोर्ड की पूरी टीम, कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी तैयारी है, अच्छे से वहां हम लड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो हमने निशानदेही की थी कुछ माह पहले इसी मामले को लेकर कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ईमानदार अफसर ओहदेदार मोहम्मद इलियास को वक्फ बोर्ड से वापस बुला लिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सरकार की तरफ से केस लड़ने वाले वो ओहदेदार, उन्होंने बाकायदा ये कहा था, हमारे डिबेट में ही ये बताया गया था कि ये अगर रहेंगे तो सरकार केस हार जाएगी, क्योंकि इनके पास वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम दस्तावेजात या रहनुमाई ये इस तरह से कर रहे हैं कि सरकार ये केस हार सकती है। इसलिए वक्फ बोर्ड से इन साहब को वहाँ से हटाया जाए। बस इनके हटने के बाद जिस तरह से केस में लचक आई, और सुप्रीम कोर्ट में हुसैन चावली दरगाह की 1654 एकड़ की ये अराजी, करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है, ये अराजी अब तबाही के दहाने पर है। वक्फ बोर्ड अपने छोटी छोटी औकाफ की ज़मीनों को बचा नहीं पा रहा है। अब इतनी बड़ी अराजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड आगे क्या कुछ करेगा, ये देखने लायक रहेगा, क्योंकि रिव्यू के लिए जब भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हैं उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी लड़ाई के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों जानिब से पूरे केस की स्टडी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखा ही होगा। वक्फ बोर्ड की केस लड़ने का जो तरीकाकार है, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जो तैयारी है उस पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने वक्फ बोर्ड के वकला, वक्फ बोर्ड की पूरी जमात, उनकी जो तैयारी है धरी की धरी रह गई, क्योंकि फैसला अब सरकार के हक में आया है। तो इतनी बड़ी अराजी को अब कैसे बचाया जाए? और यह भी कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद दीगर जो औकाफ की ज़मीनें हैं जो तनाज़े में घिरी हुई हैं, सरकार के कब्ज़े में और भी ज़मीनें होंगी, और आम जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनके पास भी बड़ी तादाद में औकाफ की जायदादें तेलंगाना की है। उसको कैसे सरकार बचाएगी? उसको कैसे वक्फ बोर्ड बचाएगा अपनी उन ज़मीनों को जो इससे कम है? 1654 एकड़ अराजी तो एक बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ी लैंड है, लेकिन छोटी छोटी जायदादें, उसको तक वक्फ बोर्ड नहीं बचा रहे। हालांकि हालिया कुछ दिनों में वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि हमने कई ऐसी वक्फ तनाज़े की ज़मीन जो लैंड ग्रैबर्स या दूसरे लोग काबिज थे उनकी रजिस्ट्रियाँ मनसूख की, सब कुछ हुआ। तो इस मामले में वक्फ बोर्ड को नाकामी कैसे हुई? कई ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कराने वाले वक्फ चेयरमैन, वक्फ बोर्ड इस मामले में कैसे पीछे रह गए? कहां गलती हुई वक्फ बोर्ड से?
जब पूरा मामला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इन दोनों जगहों पर जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुबहू वही दस्तावेजात दिए गए हैं या उससे जायद भी दस्तावेजात दिए गए हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वहां पर बहुत बारीकी से पूरे मामले को देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब ये फैसला दिया है तो वाकई मुखालिफ गिरोह के पास ये सरकार ने ऐसे क्या दस्तावेजात दिखाए कि हाई कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के मामले में जीता हुआ मामला वक्फ बोर्ड हार जाती है। वक्फ बोर्ड की जायदादों के अलावा भी वक्फ बोर्ड में ऐसे ऐसे कई लूपहोल्स हैं। अगर हम वक्फ अमले की बात करें, अक्सर ये बातें सामने आती रही कि वक्फ बोर्ड का अमला कितना है, तनख्वाहें कैसी हैं, कैसे अदा की जाती हैं, ठीक है, और वक्फ के सर्वेयर कितने हैं पूरे तेलंगाना में। बड़ी हैरत की बात होती है, एक सर्वेयर पूरे तेलंगाना में है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मंडल में 2 सर्वेयर होते हैं और ताज्जुब होगा एक डिस्ट्रिक्ट में एक वक्फ इंस्पेक्टर, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ इंस्पेक्टर। और ये वक्फ इंस्पेक्टर करते क्या हैं, वक्फ बोर्ड को आगाह करते क्यों नहीं जब कब्जे होते हैं। कब्जों की शुरुआत के वक्त वक्फ बोर्ड को नजर रखनी चाहिए। और धरानी पोर्टल के मामले में भी बात आई थी। धरानी पोर्टल में सरकार ने यह कहा था कि हम औकाफ की ज़मीनों को, सरकार की ज़मीनों को जो लोग कब्जा करते हैं उसको हमने लॉक किया हुआ है। जितनी निशानदेही वक्फ बोर्ड की तरफ से की गई है, जो रिकॉर्ड धरानी पोर्टल के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वक्फ बोर्ड ने दी थी कि हमारी जायदादें हैं, इसका ख्याल रखें। यहां पर वक्फ बोर्ड ने काम जरूर किया कि धरानी पोर्टल में लोग सरकारी ज़मीन या फिर वक्फ की ज़मीन को दावा न कर सके, उसको लॉक किया गया है। धरानी पोर्टल में यह कहा गया था। तो इतनी ज़मीनें जब सरकारी मामला था तो कैसे हाथ से निकल गया। और यह भी कहा जा रहा है कि आज भी धरानी पोर्टल में कई लोगों ने वक्फ की ज़मीनों को अपनी बताई है, अपनी मिल्कियत का दावा किया है। लैंड ग्रैबर्स ने, आम लोगों ने वक्फ की ज़मीनों को। वक्फ बोर्ड आखिर कर क्या रहा है? और आज तक वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं मिला। कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड को खुद मुख्तार इदारा बनाया जाएगा, जुडिशल पावर्स दिए जाएंगे। बावजूद इसके हालत वक्फ बोर्ड की सच्चाई यही है कि वक्फ अपनी ज़मीनों की हिफाजत में नाकाम हो रहा है। एक के बाद ये, एक सर्वे में तो मिनिस्टर के साथ खुद वक्फ के चेयरमैन गए, कब्रिस्तान में दौरा किया गया और फौरन जब समाजी कारकुन और दीगर लोगों ने इस मामले पर एहतजाज शुरू कर दिए और न्यूज़ 18 उर्दू ने इस पूरे मामले को उजागर किया तो कहा गया कि उसकी साफ सफाई देखरेख के लिए गए हैं, जबकि उस मिनिस्टर का उस कब्रिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। कब्रिस्तान की ज़मीन पर डबल बेडरूम की ब्लूप्रिंट तक तैयार की गई, नक्शा तक बनाया गया कि इस तरह से बनाया जाएगा, इतनी ज़मीन होगी, इस पर इतने फ्लैट बनेंगे। लेकिन चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने इसको इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सरकार के मिनिस्टर कब्रिस्तान की साफ सफाई को लेकर क्यों आए? और आइए इस वक्त हमारे साथ फिलहाल अमजदुल्ला खान जो कि एमबीटी लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो जुड़ चुके हैं। सीधे उनको जोड़ते हैं। अमजदुल्ला, आपका खैर मकदम है। हमने कुछ महीने पहले इसी ज़मीन पर कब्जे की बात हुई थी, केस लड़ रहा है वक्फ बोर्ड, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। इतनी बड़ी जायदाद वक्फ बोर्ड के हाथ से निकल गई। वक्फ बोर्ड की नाकामी को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, मेन चीज यह है कि वक्फ बोर्ड जो है किसी पार्टी की हुकूमत के तहत काम करता है जी। हालांकि वक्फ बोर्ड जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जी, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत फॉर्म किया गया है। लेकिन पिछले 30 साल से आप जब आंध्र प्रदेश था या तेलंगाना बना जी, आप देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो तकर्रुर होते हैं जी, ये सियासी रसूख यानी जो सियासी बेरोजगार होते हैं पार्टियों में, उनको बहैसियत चेयरमैन या वक्फ बोर्ड मेंबर बनाया जाता है। ठीक। तो आप देखिए, एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा कि हमारा जो बजट है जी, तेलंगाना का अक़लियतों का बजट है 1602 यानी
16,600 करोड़ है जी। और हम जो है ये 50,000 करोड़ की जमीन को खो दिए, यानी 31 साल का हमारा बजट, 31 ईयर्स ऑफ माइनॉरिटी बजट हमारा लॉस हो गया जी। अमजदुल्लाह, एक अहम सवाल ये है कि ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल में आप केस जीतते हैं, हाई कोर्ट में आपको कामयाबी मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी तैयारी, 10-10 वकला लगाए गए हैं, फिर भी हार जाते हैं। तो ऐसा क्या सरकार ने वहां पर पेपर रख दिया कि वक्फ बोर्ड केस हार जाता है? ऐसी क्या चीज सरकार ने रख दी वहां पर? नहीं, आप ये देखिए, नहीं, जिस वक्त वक्फ ट्रिब्यूनल में ये केस गया था जी, तो जिस वक्त वक्फ ट्रिब्यूनल ही जब फैसला दिया तो उस वक्त ये देखिए तेलुगु देशम के पीरियड से इसका नुकसान चालू हुआ। बिल्कुल, जब तेलुगु देशम पीरियड थी, जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद में कंटिन्यू हुआ कांग्रेस पीरियड में, फिर उसके बाद में टीआरएस पीरियड में, यानी हुकूमतें बदलने से जहनियत नहीं बदल रही यहाँ पर जी, वक्फ के ताल्लुक से। बिल्कुल, वक्फ ट्रिब्यूनल का जब हम केस जीते, उस वक्त पे हमारी मुस्लिम क़यादत अगर जाके हुकूमत ने बैठ के वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाती तो गवर्नमेंट हाई कोर्ट नहीं जाती थी, गवर्नमेंट हाई कोर्ट गई। आप बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में केस हारे, जिस वक्त वक्फ बोर्ड में ये फैसला हुआ तो हम आधा केस जब हार गए थे हम। हाई कोर्ट जब ये बोला कि कंपनसेशन दे दो, हाई कोर्ट अगर बताइए कोई अगर हिंदू एंडोमेंट की जमीन पे अगर कब्जा होता है जी, तो क्या हाई कोर्ट ऐसा स्टेटमेंट देता कि कंपनसेशन दे दो? बताइए आप जी। हम हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ही हम आधी जंग हार गए हम। तो क्या वक्फ बोर्ड ने उस पर कोई तो मुंह जल जाएगा? वक्फ बोर्ड ने उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं की कि हमें लैंड चाहिए, इसका कंपनसेशन नहीं चाहिए? नहीं, आप, मैं यही तो बोल रहा हूं ना कि वक्फ बोर्ड पे कौन है आप बताइए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन आते? कोई टीआरएस पार्टी का, कांग्रेस का, टीडीपी का लीडर आता जो बरसरे इख्तिदार होती है जी। वहां का सीईओ कौन रहता? उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहता उन्हें जी। और वहां पर अंदर जो बोर्ड के मेंबर सेलेक्ट होते कोई ना कोई सियासी पॉलिटिकल पार्टी के रहते। अब आप बताइए, यहां पर हुकूमत वक्फ बोर्ड का रोल छोड़ दीजिए आप जी। इस केस में जो है एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टी थे जी, और एक मुसलमानों के एक बहुत बड़े कायद भी इसके अंदर पार्टी थे। ये बताइए कि इसमें दाल में काला क्या है कि सारे पार्टियां इसके अंदर फेल हो गए जी। हुकूमत तो अपना काम करी, हुकूमत अपनी जाफरानी चट्टी बता दी निकाल के। अमजदुल्लाह, एक चीज ये जानना चाहूंगा, अभी चेयरमैन वक्फ बोर्ड ये कह रहे हैं कि मामला खत्म नहीं हुआ, हम रिव्यू के लिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा फैसला आने के बाद रिव्यू में ऐसा क्या पेश कर देगी वक्फ बोर्ड की कमेटी जो कि फैसला बदलेगा? साहब, मैं आपको यही बोल रहा हूं ना कि आप देखिए, कोई भी मसला रहने दीजिए, उसको ठंडा कर रहे हैं ये लोग धीरे धीरे धीरे। जैसा बचपन में हम म्यूजिकल चेयर खेलते थे, हर राउंड में एक चेयर गायब हो जाती थी, उसी तरीके से हर राउंड में एक चेयर गायब कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद में भी यही बोले हम रिव्यू में जाएंगे बोल के। आप बताइए वो उलमा मशाइखीन कहां पर है जो टीआरएस की तायीद करे थे? वो सियासी कायदीन कहां पर है जो टीआरएस की तायीद करे थे? आज क्यों नहीं जाके प्रगति भवन पे धरना देते? आज पूरे उलमा मशाइखीन, पूरे जितने मुस्लिम लीडर है, आज रोड पे रहना चाहिए था। आज जाके प्रगति भवन का घेराव करना चाहिए था। अमजदुल्लाह, एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, असेंबली में मुस्लिम कायदीन, मैं सीधे नाम लेता, अकबरुद्दीन अवैसी ने खास तौर पर कहा था कि जो वक्फ जमीनें बची हैं कम से कम उसका तहफ्फुज किया जाए, एक एक कर सब तबाह हो रही है। असेंबली में बोलने के बाद बाकायदा सरकार ने कहा था कि हम एक एक इंच की जमीन की हिफाजत करेंगे। तो इसे कैसे इस पर यकीन न किया जाए कि भाई असेंबली में बात हुई, ये सारा मामला असेंबली में हो रहा है, फिर भी ये नतीजा आ रहा है। साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, असेंबली की रुदात जो है वो WWF की कुश्ती है। हमारे जमाने में बचपन में एक नूरा कुश्ती बोल के होती थी, पहले से तय होता था कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप बताइए, पिछले 50 साल से मजलिस की क़यादत है, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी एमएलए रहे, एमपी रहे, असदुद्दीन ओवैसी खुद वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। जिस वक्त ये जमीन दी गई तेलुगु देशम के पीरियड में, ये उमर जलील जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। आप बताइए क्या उन्होंने प्रोटेस्ट करे? ऐवान असेंबली में जो बहस करके वक्फ के चैंपियन बनने की कोशिश करते अकबरुद्दीन ओवैसी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड क्यों गई? आप बताइए। आप जो है कि रहजोनों से कोई गिला नहीं, सवाल तेरी रहबरी का था, काफिला लुट गया आज यहां पर। आप बताइए क्या कोई एक बयान है
क्या असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान है? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान है? लीडर ऑफ द अपोजिशन है आप, एक मुसलमानों के एक नुमाइंदे है। आज सुबह 6 बजे जाकर चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं मिले? फैसला क्या 48 आवर्स 24 घंटे होने को आ रहा है। कौन सी मजलिस की क़ियादत जाके चीफ मिनिस्टर से दबाव डाली? आज सपोर्ट विड्रा करना चाहिए। असेंबली में की हुई बातों को, असेंबली में की हुई वादों को, दावों को क्या 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 ऐसा नतीजा आएगा उस चीज का? अब औकाफ की तबाही को बचाने के लिए आपकी तजवीज सरकार को, क्योंकि अब यहां सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, तो हम वक्फ पर कितना भरोसा करें और सरकार पर कितना भरोसा करें? साहब मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि वक्फ बोर्ड पे जो है हुकूमतों का कब्जा है, हेरगमाल कर लिए वक्फ बोर्ड को जी। वक्फ बोर्ड जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर वक्फ बोर्ड, सबसे पहले तो जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है वो पावर्स निकाल देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से जी। डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से वक्फ बोर्ड का अपॉइंटमेंट होना चाहिए चेयरमैन का। ठीक। तो जब तक ये सियासी बेरोजगारों को आप लाके चेयरमैन बनाएंगे तो उनका क्या ईमान रहता, क्या धर्म रहता बताइए? क्या वक्फ के प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करते आप बताइए? आप बिल्कुल, आप साबिका यूसुफ अली साहब चेयरमैन थे, जब से आप देखते आइए। बिल्कुल, कामा रेड्डी के यूसुफ अली साहब चेयरमैन थे, उसके बाद में एक ही चेयरमैन दियानतदार था, एक अकबर साहब बोल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनके ऊपर 10,000 की चोरी ने, जब वो ईमानदारी से काम कर रहे थे उनका ट्रांसफर कर दिया बेचारों का। कोई ईमानदार ऑफिसर को रहने नहीं देते वक्फ बोर्ड में, हमारे लीडर्स नहीं रहने देते। आप यानी सब मिलकर इसमें सबका खेल है एक तरह से। औकाफ की तबाही के लिए अब आम मुसलमानों को और ऐसी समाजी तंजीमें जो वक्फ के लिए काम कर रही हैं, अब उन्हीं को आगे जाकर कुछ करना पड़ेगा। अब वक्फ बोर्ड रिव्यू में क्या कुछ करती है सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अमजदुल्लाह खान, देर से जुड़े आप, लेकिन आपने अपने ख्यालात रखे, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड की में लूट जारी है और एक बड़ी जायदाद तबाह हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो कर दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड एक बार फिर कोशिश करने की कोशिश में है, और कोशिश कितनी कामयाब होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आदाब।